हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अकाउंट्स की क्लास में। तो बेटा आपको जैसे कि याद है, हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ टॉपिक किए थे। रिमेनिंग टॉपिक को हम आज फिनिश कर देंगे। तो हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने नॉर्मल इशू प्रोसेस, वेंडर को डिबेंचर देना, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जिससे हमने लोन दिया है उसको डिबेंचर देना, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, इशू के दिन ही, जारी करने के दिन ही हम कंडीशन निर्धारित कर देते हैं कि इन डिबेंचर को कितना पैसा वापस करना है। तो आपको अगर इशू के साथ ही ये पता चल जाए कि डिबेंचर्स को जो रिडीम करना है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो कैसे करना है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट तो कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी से 100 रुपये लें और ये कहते भाई ले 95 रुपये ले ले, तेरे हिसाब खत्म। नहीं, आपने जिससे जितना लोन लिया है आपको कम से कम तो उतना चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, आप ज़्यादा दे सकते लेकिन कम नहीं। इसलिए डिबेंचर्स को या तो एट पार रिडीम किया जा सकता है या एट प्रीमियम, पैसे दिए जा सकते हैं बराबर या ज़्यादा। लेकिन जब पैसे इशू करे जाते हैं, डिबेंचर जब बेचे जाते हैं, तो आप तीनों ही कंडीशन ले सकते हो। एट पार भी पैसे ले सकते हो, प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। ठीक है, इशू 3 कंडीशन में होता है, रिडेम्पशन 2 कंडीशन में होता है। तो ये चीज़ याद रखना। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इशू के दिन ही हमें रिडेम्पशन की चीज़ें पता चल जाए। तो एक एक केस करते हैं हम। सबसे पहले इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। आपने फेस वैल्यू के बराबर बेचा, फेस वैल्यू के बराबर पैसे दिए। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना कि जब तक आप डिबेंचर्स को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे देते हैं तब तक आपके एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा। यानी जब तक हम डिबेंचर्स को जितने लिए हैं उतने लौटाते रहेंगे, जब तक हमें एक रुपए का भी लॉस नहीं होगा। यानी कि लॉस ऑन इशू, ये जो एंट्री होती है ये आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप डिबेंचर्स को एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाते हैं। एक बात याद रखना हमेशा, लॉस ऑन इशू तभी डेबिट होगा जब आपके डिबेंचर रिडीम हो रहे हों एट प्रीमियम। इस बात को अच्छे से रट्टा मार लो, दिमाग में सेट कर लो, लिख लो कहीं पर भी। डिबेंचर को जब प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है, लॉस ऑन इशू तभी डेबिट होगा एंट्री में, अदरवाइज भूल कर भी मत करना। अभी हम उसका देख लेते हैं सारा प्रोसेस। अब देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। 100 डिबेंचर इशूड एट ₹100 ईच विच आर रिडीमेबल एट पार। 100 डिबेंचर बेचे हैं 100 रुपए का एक, जो कि रिडीम करने हैं एट पार। तो देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे इशू एंट्री, एक तरफ हम लिखेंगे रिडेम्पशन एंट्री। जब आपने इशू किए तो आपने सबसे पहले पैसा रिसीव किया होगा, क्योंकि इशू करते ही सबसे पहले पैसा आता है। और ऐसे केसेस में इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट बनानी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 डिबेंचर बेचे हैं 100 रुपए के हिसाब से, आपको 10,000 मिल गए। अब आप क्या करेंगे, इस पैसे को अपने डिबेंचर में ट्रांसफर कर लेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 10,000 10,000। जब आप पैसे लौटाएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर को कैंसिल कर देना है। जो यहां आपने डिबेंचर लिखे हैं इनको कैंसिल कर देना है डेबिट करके, और ये पैसा आपको डिबेंचर होल्डर के नाम में लिख लेना है। डिबेंचर कैंसिल, डिबेंचर होल्डर आ गए, इनको पैसा वापस कर दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमने सिंपल एंट्री पास करी है जब डिबेंचर को एट पार बेचा जाता है और एट पार ही वापस किया जाता है। तो ऐसी एंट्री एग्जाम में नहीं पूछता है कभी भी। तो ये सिर्फ मैंने एक वार्म अप के लिए करवाया है। अब मैं वो कंडीशंस करवाऊंगा जो कि टफ है और एग्जाम में आती है, बाकी आप अपने पार्ट पर कर लेना। मैं कहूंगा
इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मैं ये 3 कंडीशन करवाऊंगा, जिसमें इशू आप करेंगे 3 तरीकों से, रिडेम्पशन आप करेंगे एक ही तरीके से एट प्रीमियम। ठीक है, देखिए 1000 डिबेंचर इशूड ऑफ ₹100 ईच एट 10%, सॉरी ये तो एट पार ही है, एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। देखिए आपने 1000 डिबेंचर बेचे, 100 रुपये का एक है, एट पार पर बेचे हैं, रिडेम्पशन करना है 10% प्रीमियम पर। इसका मतलब ये ध्यान देना, जब भी आप रिडेम्पशन प्रीमियम पर करेंगे, ये केस थोड़ी देगा एग्जाम में, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो ये वाली लाइन आएगी। जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पर दिख जाए, जब भी, तुरंत लॉस ऑन इशू की एंट्री अपने माइंड में सेट कर लेना, वो चीज़ आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इशू देखूं तो मैं कहूँगा भी मेरे पास पैसे आएंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। किस्त इकट्ठी रहेगी। देखो 1000 डिबेंचर हैं, बेचे तो मैंने एट पार है ना, तो 100 रुपये मिलेंगे मेरे को। 1 लाख रुपए मेरे को डिबेंचर्स को इशू करने पर मिल गए। अब मैं इसको अपने डिबेंचर में ट्रांसफ़र करूँगा। मैं लिखूँगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एज इट इज़ 1 लाख। अब देखना, आपको इशू के दिन ही ये पता चल गया कि आपने रिडीम करने हैं 10% एक्स्ट्रा के साथ। तो जिस दिन हमें इशू वाले दिन हमें रिडेम्पशन का पता चल जाए और वो रिडेम्पशन ज़्यादा पे हो रहा हो, तो ये हमारा लॉस बन जाता है, और लॉस को हमें उसी दिन डेबिट करना पड़ेगा जिस दिन हमने इशू करे हैं। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कितना लॉस होगा? आपको 1000 डिबेंचर वापस करने हैं और एक्स्ट्रा पैसा आपको देना है 10%, फेस वैल्यू का 10%। आपको 10 रुपये हर डिबेंचर के ऊपर एक्स्ट्रा देने हैं। तो हम एक्स्ट्रा पैसे को कैलकुलेट करें तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, या फिर टोटल डिबेंचर का 10% निकाल लो तब भी इतना आएगा। तो लॉस में आपको क्या क्या अमाउंट लिखनी है? जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो, प्रीमियम पर रिडेम्पशन, ये लॉस बन जाता है। ठीक है, प्लस अगर डिस्काउंट भी है, प्लस डिस्काउंट ऑन इशू, ये वाली भी है। तो सबसे पहले तो नजर डालना कि प्रीमियम और रिडेम्पशन होते ही लॉस बन जाता है, और अगर डिस्काउंट भी साथ में आ जाती है तो उस लॉस में जुड़ जाती है। तो प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट जोड़नी है। अगर केवल डिस्काउंट है तो लॉस नहीं मानना है, प्रीमियम है रिडेम्पशन पर तो इसको और इसको लॉस मानना है। इसका 1 पैसा चला जाएगा डिबेंचर में, फेस वैल्यू के बराबर 1000 डिबेंचर और 100 रुपये का 1 लाख रुपए। और जो आपने लॉस बुक किया है वो लॉस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बराबर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बराबर लायबिलिटी बन जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देखो आपने जो लॉस बुक करा है उसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बराबर पैसा निकाल लो और इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो एज ए लायबिलिटी। यहां पर तो सारा प्रीमियम था तो सारा ट्रांसफर कर दिया। आगे आगे ऐसा भी आएगा कि इस प्रीमियम में डिस्काउंट भी जुड़ा होगा, तो हमें सिर्फ प्रीमियम की अमाउंट निकालकर टू प्रीमियम रिडेम्पशन में लिखना है। तो ये एंट्री होती है हमारी इशू की तब जब प्रीमियम पर हमें रिडेम्पशन करना होता है तब। अब देखिए, अगर हमें रिडेम्पशन की एंट्री पूछ ले तो सबसे पहले डिबेंचर को 2 प्रकार के पैसे वापस करने हैं, तो आपको उन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, डिबेंचर को भी डेबिट करना पड़ेगा और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको भी डेबिट, क्योंकि दोनों पैसे आपको डिबेंचर होल्डर को चुकाने हैं। 1 लाख डिबेंचर्स के बनते हैं, 10,000 आपने उनको ज़्यादा देने का वादा किया था, 1/10, और अगली एंट्री में इसको चुका देना। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1/10 1/10, ये आपको एंट्री पास करनी है इस कंडीशन में। अगला केस देखिए,
अगला केस है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तीनों ही केस रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम को दिखा रहे हैं। देखिए बेटा, मैंने कहा 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued at 10% discount which are redeemable at 5% प्रीमियम। आपने 100 रुपये का डिबेंचर 10% छूट पर बेचा जो कि 5% प्रीमियम पर वापस जाएगा। तो ध्यान रखना लॉस में पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को उठाओ और अगर इसके अंदर कोई डिस्काउंट है ऑन इशू वो जोड़ देना। तो ध्यान रखना लॉस तभी लिखोगे जब ये आपके पास हो। देखो ये आपके पास है तो इसके अंदर डिस्काउंट जोड़ना है। अगर आपके पास प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं है, केवल डिस्काउंट है, तो लॉस भूल कर भी मत करना। लॉस प्रीमियम और रिडेम्पशन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए इशू की एंट्री हम पास करते हैं। सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिबेंचर आपने बेचे हैं। एक डिबेंचर 100 का था लेकिन 10% छूट पर जा रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे 90,000। ठीक, इसके बाद आप जब ये ट्रांसफ़र करोगे पैसा तो आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 के बराबर। अब देखो लॉस बुक करना है क्योंकि मुझे रिडेम्पशन के साथ प्रीमियम वर्ड मिल गया। अब लॉस में लिखूंगा यहां पर लॉस ऑन इशू। ध्यान रखना ये लॉस तभी आएगा जब रिडेम्पशन प्रीमियम के साथ दिखे, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं कहूंगा कि मुझे 1000 डिबेंचर पर लॉस हुआ है, कितने के बराबर हुआ है। देखो जो आपको रिडेम्पशन पर प्रीमियम देना है वो तो उठाना ही उठाना है क्योंकि वो तो इसका बेस होता है। आपको 5% प्रीमियम देना है। 5% यानी फेस वैल्यू का 5% कितना बनता है, 5 रुपए। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है तो वो लॉस। अगर डिस्काउंट भी है इशू पर तो वो भी ले लेना। डिस्काउंट है 10 रुपए की, वो डिस्काउंट नहीं है तो केवल प्रीमियम ले लेना। तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 का आपको लॉस हो गया। एक तो 10 रुपये कम मिले थे, 5 रुपये ज़्यादा देने हैं तो 15 रुपये का लॉस हो गया। एक पैसा चला जाएगा डिबेंचर्स में फेस वैल्यू के बराबर। ये होती है फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। 1 लाख डिबेंचर में चला गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना है आपको, हमें केवल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट करना है। अब इस अमाउंट में से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बराबर पैसा निकाल लो। प्रीमियम देना है 5 रुपये, 5 × 1000, आपको 5,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं क्योंकि लायबिलिटी हम क्रिएट करते हैं जितना पैसा एक्स्ट्रा देना है उतने के बराबर। लॉस बुक करते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों के बराबर, जबकि प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट करते हैं सिर्फ प्रीमियम के बराबर। हो गया। इसी तरह रिडेम्पशन की एंट्री जब पास करोगे तो हम कहेंगे कि भी डिबेंचर को तो देखो कैंसिल करना ही करना है। डिबेंचर फेस वैल्यू के बराबर थे, फेस वैल्यू के बराबर कैंसिल कर दो। जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है उसे भी तो कैंसिल करना है। रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये आपको देना है 5,000। तो आपको कुल मिला के डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, 1,05,000। इसको पे कर दो डिबेंचर होल्डर टू सॉरी। ठीक बेटा, ये हो गया हमारा केस नंबर 2। एक लास्ट केस डील कर लेते हैं, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे 2 केस। एक लास्ट केस और देख लेते हैं। अपनी बुक से हर केस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पक्का आता है इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन, और जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं बड़े तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। लास्ट केस है इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। पैसे ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। देखो, तो ज्यादा ले रहे हैं तो फायदा है, लेकिन ज्यादा देंगे वो नुकसान है। तो हम कहेंगे 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at 10% premium, redeemable at 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम आपने लिया और 10% प्रीमियम आपने दिया। तो देखिए इशू की एंट्री किस प्रकार से पास करेंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने 1000 डिबेंचर बेचे हैं, एक के बदले आपको पैसा मिलेगा 110, क्योंकि 100 रुपये का था। 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में जुड़ता है। तो परसेंटेज जो होती है, फिर से बता रहा हूं, कई बच्चे गलती कर देते हैं। जो प्रीमियम जो प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज जो होती है वो हमेशा फेस वैल्यू से गुणा करनी है। कई बार हमारी फेस वैल्यू आ जाती है 500, प्रीमियम आ जाता है 10%। बच्चों को आदत क्या होती है, 10% का मतलब 10 रुपये। अरे भैया इसके ऊपर लगाओ 50 रुपये। ये अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना। प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू से गुणा करके रुपये में कन्वर्ट की जाती है। तो 100 रुपये का 10% बनता है 10 रुपये, तो 110 रुपये मुझे मिल गए। 1,10,000 रुपये मुझे मिल गए। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं कहूँगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 से। चूंकि मुझे प्रीमियम देना है रिडेम्पशन पर, तो लॉस तो आएगा ही आएगा। लॉस ऑन इशू। ये लॉस ऑन इशू क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुझे इस लॉस का आज ही पता चल गया इशू वाले दिन, इसलिए हम लॉस ऑन इशू लिखते हैं। अब देखो लॉस किसके बराबर होता है, मैंने कहा था नंबर ऑफ डिबेंचर उठाओ। इसमें जो रिडेम्पशन पर प्रीमियम देना है वो ले लो, इशू पर डिस्काउंट देनी है वो ले लो। इशू पर डिस्काउंट है नहीं, प्रीमियम है, तो केवल प्रीमियम के बराबर पैसा ले लूंगा। तो 10,000 का मेरे को लॉस हो गया। इसका 1 पैसा चला जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू के बराबर 1000 × 100। 1 पैसा चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना है। मुझे 1000 डिबेंचर्स पर 10 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो ये हो गया 10,000। और जो प्रीमियम मुझे मिला है उसे मैं SPR में भी तो ट्रांसफर करूंगा, ये मेरा फायदा है। मैं कहूँ भाई 1000 डिबेंचर पर मुझे 10 रुपये मिले भी हैं, तो मैं कह दूंगा 10,000 मेरा फायदा, 10,000 मेरा नुकसान। तो ये एंट्री हमारी इस प्रकार से मैच हो जाएगी। 1,20,000 1,20,000। रिडेम्पशन करोगे तो इन दोनों को डेबिट कर देना, क्योंकि ये दोनों पैसे मुझे डिबेंचर होल्डर को देने हैं। डिबेंचर डेबिट 1,00,000, डिबेंचर प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर 1,10,000, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,10,000। तो इस तरह से आपको ये वाली जो कंडीशंस है वे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो सबसे पहले आपको टोटल इंटरेस्ट काउंट कर लेना है। कैसे निकलेगा ये, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100। जितने भी डिबेंचर्स इशू करे हैं वो ले लेना, फेस वैल्यू जो है वो ले लेना, और इंटरेस्ट रेट जो कि डिबेंचर्स के साथ में लगी होती है, 10% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, ये परसेंटेज ही इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट कहलाती है। ठीक है, तो हम इस तरह से टोटल इंटरेस्ट कर लेंगे। अब उसको हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना पड़ता है। हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना पड़ता है। तो हम कहेंगे भी कि टोटल इंटरेस्ट बनता है इतना, और हाफ ईयरली का मतलब होता है 6/12।
12 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली जो किस्त है वो जाएगी 30 सितंबर को और जो अगली किस्त है वो जाएगी 31 मार्च को। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता है। अगर अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को तब तो 2 किस्तें इस प्रकार जाएंगी। अगर अकाउंट्स क्लोज कर रही है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है 31 दिसंबर को, तो पहली किस्त जाएगी 1 जुलाई को, ना सॉरी 6 महीने कब खत्म होते हैं, 30 जून को, और फिर जाएगी ये 31 दिसंबर को। तो ध्यान रखना, अगर अकाउंट्स 31 मार्च को खत्म होते हैं तो आधा इंटरेस्ट 30 सितंबर को देंगे, आधा इंटरेस्ट 31 मार्च को। 31 दिसंबर को अकाउंट्स बंद होते हैं तो आधा इंटरेस्ट 30 जून को। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को 6 महीने खत्म हो जाते हैं और हाफ ईयरली दिया जाएगा आधा 31 दिसंबर को। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इंटरेस्ट और फिर उसको आधा आधा कर लेना, उसके बाद हमारा फिर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना, जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा फेस वैल्यू से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते टाइम प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं होता है, फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। तो देखिए, हम इशू के दिन, इशू डेट, जो भी इशू डेट होगी उस दिन हम पहली एंट्री करेंगे इशू की, इशू एंट्री। सेकंड जो हम एंट्री पास करेंगे वो हम करेंगे ट्रांसफर एंट्री, यानी कि अभी जो मैं आपको केस समझा के आया हूं और हम 2 एंट्री जो करते थे पैसा रिसीव करने की और उसको ट्रांसफर करने की, वो 2 एंट्री तो आएंगी ही आएंगी, ये होंगी इशू डेट को। अब हमारी फर्स्ट हाफ ईयर को, ये फर्स्ट हाफ ईयर 30 सितंबर को भी हो सकता है, ये फर्स्ट हाफ ईयर 30 जून को भी हो सकता है। इसमें हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखना, हमें इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर्स को, तो इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि अगर इस इंटरेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि टैक्स कटता है 10%, तो आपको टैक्स काट लेना है, टीडीएस। और अगर लिखा है कि कोई भी टैक्स नहीं है, यानी टैक्स की रेट नहीं है, तो आपको सारा पैसा टू डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देना है। फिर से सुन लो, अगर क्वेश्चन में टैक्स की रेट नहीं है, कहीं पर भी गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगता है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर की एंट्री पास करनी है। सारा इंटरेस्ट जो 6 महीने का बनता है वो यहां और वही यहां। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि टीडीएस भी कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टैक्स रेट के नाम से आ जाए, तो आपको इसका कुछ पैसा टीडीएस पेबल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। टीडीएस कहाँ जाता है, सरकार के पास। मान लो आपको 100 रुपये का ब्याज देना है, टैक्स की रेट है 40%, तो भैया 40 रुपये तो गवर्नमेंट के नाम में लिख दो और बाकी दे दो डिबेंचर होल्डर को। तो टैक्स अगर रहे तो टैक्स काट कर जो पैसा आएगा वो डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको पेमेंट करनी है हमें इसी डेट को ड्यू कर दिया, इसी डेट को पेमेंट करेंगे। एक तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है और जो टीडीएस था उसकी भी तो पेमेंट करनी है, दोनों को पेमेंट करना है। ये पैसा चला जाएगा डिबेंचर होल्डर की जेब में, ये सरकार की जेब में, और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ ईयर में आपको ये 2 एंट्री करनी है। स्टार्टिंग की 2 एंट्री इशू की डेट को, अगली 2 एंट्री पहला 6 महीना जहां खत्म होता है वहां पर ये। तो ध्यान रखना, ये एंट्री टैक्स तभी आएगा जब टैक्स की रेट गिवन है, अदरवाइज ये टीडीएस दोनों जगह से कट जाएगा। सेम एंट्री अब हम आ जाते हैं अगले हाफ को। अगला हाफ तो दोनों में 31 मार्च, और अगर दिसंबर में है तो 31 दिसंबर। ये दोनों एंट्री सेम पास करनी है, एक भी चेंज नहीं करना। एज इट इज एंट्री यहां, एज इट इज एंट्री यहां, क्योंकि 6 महीने में जो इंटरेस्ट दिया है एज इट इज इंटरेस्ट अगले 6 महीने में देना है। तो ये 2 एंट्री ठीक है आपकी, तो ये भी ठीक होंगी। इसमें गलती है तो ये भी गलत होंगी, क्योंकि आप इन्हीं को तो कॉपी करते हो, ठीक है। हमने आधा इंटरेस्ट यहां चुका दिया, आधा यहां चुका दिया। अब क्या करना है आपको, ईयर एंड में जहां पर भी हमारा खत्म होगा ईयर, आपको ये जो इंटरेस्ट नाम का खर्चा है, एक तो यहां पर डेबिट करा होगा, एक यहां पर डेबिट करा होगा,
इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट कर देना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टोटल इंटरेस्ट, टोटल फुल ईयर इंटरेस्ट, पूरे साल का ब्याज पी एंड एल में डेबिट कर देना। पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, पी एंड एल डेबिट होता है तो खर्चे के लिए होता है, इंटरेस्ट जो डेबिट हो रहा था वो कैंसिल हो गया, वो क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्रीज आपको पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में। तो ध्यान रखना ये जो स्टार्टिंग की 2 एंट्री हैं ये अभी जो मैंने केस करवाए हैं उनसे ही मिलती जुलती होंगी। तो ये मत सोचना कि उनका कोई स्पेशल क्वेश्चन आएगा, वो हर क्वेश्चन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो ये हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम डील कर लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स को इश्यू करने पर आपको कोई भी डिस्काउंट देनी पड़ी या कोई भी लॉस हुआ, उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर ही फुल्ली राइट ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व पड़ा है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देना, नहीं है कैपिटल रिजर्व, एसपीआर पड़ा है तो एसपीआर को कर देना, और एसपीआर भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को डेबिट कर देना और नीचे लिख देना टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू। लो जी, ठीक है। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व स्पेशली दिया है, स्पेसिफिकली दिया है, तो आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट को क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में एसपीआर गिवन है तो आप एसपीआर को ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। क्वेश्चन में ना तो कैपिटल रिजर्व है ना एसपीआर है, तो आप ये डिस्काउंट कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो इस तरह से आपको डिस्काउंट और जो लॉस है वो डिबेंचर्स के ऊपर क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ टॉपिक्स थे। आप हर टॉपिक की, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप हर टॉपिक का कम से कम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करके देखें और ऐसा करें कि उसके बाद उसको टच करने की आवश्यकता ना हो। सिर्फ जिस दिन एग्जाम होंगे ना उससे 2-4 दिन पहले भी हम उसको पढ़ेंगे तो हमारी याद आ जाना चाहिए। एग्जाम हो रहे हैं बेटा, पूरी तैयारी हो चुकी है। वो कहते हैं ना जश्न जब मनता है, जैसे शादी ब्याह की तैयारियां चलती हैं घर में 20-25 दिन पहले ही, तो ये सोच लो कि एग्जाम नाम के जो फंक्शन है वो जल्द ही ऑर्गेनाइज होने वाला है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सामान वगैरह लाने लग गए हैं लोग यानी सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं वो सारे तैयारी करके बैठे हैं। सिर्फ 1 तारीख को मीटिंग में बैठेंगे और डिस्क्लोज कर देंगे कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस दिन होने हैं। ठीक है, तो फुल तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एक बार उठ खड़े हो जाओ। लास्ट, वो कहते हैं लास्ट गेड़ा मार दो, इसके बाद समझ लो लाइफ बल्ले बल्ले है, क्योंकि बढ़िया परसेंटेज आ गई। क्योंकि ये कोरोना ज़्यादा नहीं चलना। कभी आप सोच रहे हो कोरोना ही कोरोना चलेगा ज़िंदगी में तो ऐसे ही बीत जाएगी, नहीं बेटा, ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा अगले 2-3 महीनों में। और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, और उसके लिए बेटा इतनी मारामारी है कि पढ़ोगे तो ही जा पाओगे, नहीं तो ये जो लोकल कॉलेज नहीं होते हमारे आस पड़ोस के, इनमें ही ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उस कॉलेज की जो बाउंड्री होती है उस पर बैठकर कैंटीन में टाइम पास करके, गांव में फिर के, शहरों में जो बस स्टैंड होता है उसके आसपास घूम फिर के, और जैसे टाइम हुआ कॉलेज का चलो जी घर चल लेते हैं, तो लाइफ में सिर्फ मस्ती बच जाती है। 3 साल ज़िंदगी के ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कॉलेज ही करना है किसी को तो बेस्ट कॉलेज चुने जहाँ पर कि प्रॉपर पढ़ाई होती है। ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहाँ पर कि प्रोफेसर लोग आके ही नहीं देखते हैं। बच्चा आता है आराम से घूम फिर के टाइम पास करके दोस्तों से मिल के घर चला जाता है, और 3 साल इसी तरह बिता दिए। और फिर जब जाते हैं हम कई बार जॉब वगैरह लेने के लिए तो फिर हमारी परसेंटेज हमारे आड़े आ जाती है। तो पूरी हिम्मत से, पूरे लगन से एक बार और उठ खड़े हो जाओ, लास्ट गेड़ा मार दो, लाइफ चमक जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स का, वो मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगा।